चलिए, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चैप्टर 6 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट 6 है इस वीडियो का। इससे पहले वाले पार्ट्स आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ बाकी चैप्टर्स भी हैं और कुछ चैप्टर्स कंटिन्यूली ऐड हो रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा या लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आज जो टॉपिक है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाना। भाई ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल से वो दो सेल बनता है, तो जरूरी है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी दोनों सेल्स में पहुंच जाना चाहिए। यानी उसका डुप्लीकेशन होगा तो तभी तो वो एक से दो सेल में पहुंचेगा और डुप्लीकेशन होगा, दिस इज द डुप्लीकेशन, और यही को हम रेप्लिकेशन कहेंगे। यही मैकेनिज्म क्या है रेप्लिकेशन का, ये आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन कैसे होगा, डीएनए एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ये सबसे पहले वाटसन क्रिक ने 1953 में ही बता दिया था। उन्होंने जो अपना डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था, जो कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल और एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न पर आधारित था। तो वहां उन्होंने देखा कि स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब एक स्ट्रैंड हटा, एक स्ट्रैंड लेकर हम उसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री की वजह, बेस पेयरिंग की वजह से। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, एक प्रपोज किया था कि कैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल दो डीएनए मॉलिक्यूल में रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म, जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, प्रपोज किया था, उन्होंने कहा था कि पहले डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो इस तरह से सेपरेट होना चाहिए, ये इस तरह से। और जब सेपरेट हो जाएगा तो दो दो स्ट्रैंड है, दे विल एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या चीज है भाई? भाई अगर हम कोई मटेरियल, कोई फोटोकॉपी ले जा रहे, कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास में, उसका फोटोकॉपी कराना चाहते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में है वो मास्टर कॉपी है, उसे टेम्पलेट कह देंगे। और जिसका फोटोकॉपी करके आप लेकर आएंगे वो उसकी कॉपीज हो गई। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है कि यहां अगर इस स्ट्रैंड का फोटोकॉपी कराएंगे, ये टेम्पलेट हो गया, अगर इसका फोटोकॉपी कराएंगे तो एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल चालू हो जाएगा। अगर यहां पर टी लिखा है तो आपके फोटोकॉपी में ए आ जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। एनी हाउ, सो वाटसन क्रिक के अनुसार द स्ट्रैंड्स जो हैं, ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेंगी, दोनों के ऊपर नया डीएनए बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल फॉलो हो रहा है। दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, ये इस टेम्पलेट के ऊपर ये बन रहा है इस तरह से। और इस तरह से हमको दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, जिनमें एक स्ट्रैंड नया होगा और दूसरा स्ट्रैंड पुराना वाला होगा। दैट इज द ओल्ड स्ट्रैंड, ये है। तो इसीलिए बोलता है इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो डॉटर डीएनए मिलेगा उसमें आधा पोर्शन कंजर्व रहेगा, सेम टू सेम पेरेंट रहेगा। कंजर्वेटिव मतलब सेम टू सेम पेरेंट जैसा रहेगा एकदम, और जो हाफ है वो रहेगा नया सिंथेसाइज्ड। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव। यदि कॉन्जर्वेटिव होता तो क्या होता? अगर इस जगह कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता तो आपको एक डीएनए मॉलिक्यूल तो एकदम दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल मिलता और एक में दोनों स्ट्रैंड न्यू मिलता, तब उसको हम बोलते थे कॉन्जर्वेटिव। तो क्वेश्चन अराइज हो गया कि डीएनए रेप्लिकेट वाटसन एंड क्रिक के बताए अनुसार होगा, यानी सेमी कंजर्वेटिव मोड से होगा, या कॉन्जर्वेटिव मोड से होगा। तो ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि वेदर इट विल replicate by the semi-conservative mode और by conservative mode। तो ये क्वेश्चन अराइज हो गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए अगला जो एक्सपेरिमेंट था 1958 का मिसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट, जिसने फाइनली प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेट बाय द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी वाटसन क्रिक ने जो बताया था उसी के थ्रू होता है।
सो उस एक्सपेरिमेंट की अब चर्चा करते हैं, दैट Meselson-Stahl experiment in the year 1958 which finally proves the DNA replicate by a semi-conservative mode of replication as proposed by Watson-Crick in the year 1953. सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज की, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोलाई बैक्टीरिया यूज किया, और उन्हें ये सेकंड पॉइंट ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप यूज किया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया क्लोराइड। और याद रखिए ये नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इट इज ए हैवी आइसोटोप, भारी होता है। नॉर्मल जो नाइट्रोजन है वो N14 है, ये N15 आइसोटोप है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछता है वो है यहां जो मेथड यूज किया गया, टेक्निक यूज किया गया डीएनए को सेपरेट करने के लिए, वो था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होता है, कैसे होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले उन्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एक ऐसा इकोलाई तैयार करना पड़ेगा जिसका डीएनए नाइट्रोजन 15 लेबल्ड हो, यानी उस डीएनए में जो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, ये प्यूरिन, पैरामिडिन जो हैं, उनमें जो नाइट्रोजन एटम होता है वो N15 आ जाए। नॉर्मली क्या होता है, N14 रहता है। अब ये N15 कैसे आएगा, बैक्टीरिया को N15 खिलाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया क्लोराइड, और बैक्टीरिया जब बच्चे पैदा करेगा तो उनको वो N15 दे देगा। मीडियम में से N15 वो लेकर अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे सब में N15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे इकोलाई के जिनके सारे डीएनए N15 यानी हैवी आइसोटोप लेबल डीएनए हो जाए। भाई रेडियो एक्टिव क्यों नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि ये डीएनए को सेपरेट करना चाहते थे एक दूसरे से, और वो भी डेंसिटी के बेसिस पर, इसीलिए उन्होंने हैवी आइसोटोप यूज किया। रेडियो एक्टिव यूज कर रहे थे तो फिर रेडिएशन चेक करना पड़ता, एक्सरे प्लेट पर चेक करना पड़ता, वहां पे इस तरह सेपरेशन उस समय दिक्कत हो जाता। उस समय जब 1958 की बात थी तब ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले नॉर्मल इकोलाई लिया जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, दैट इज N14 डीएनए है। हम इसके यहां ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं फॉर N14। इस बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रोथ मीडियम में मल्टीप्लाई करा। इस मीडियम में जो नाइट्रोजन सोर्स है वो अब हैवी आइसोटोप है 15 का, यानी अब इस बैक्टीरिया को खाने के लिए ये नाइट्रोजन मिलेगा। तो इसको ग्रो करेंगे, और अगर हम यहां फॉर मेनी जनरेशन इसको ग्रो करेंगे, 20 से ज्यादा जनरेशन तक उसको ग्रो करेंगे। जैसे यहां पर अभी इनिशियल ये अंदर ब्लैक दिख रहा है, अब ये रेड रेड जो मार्क किया हुआ है, दीज आर नाइट्रोजन 15। अब ये जो बच्चे पैदा, ये डिवाइड करेगा तो इसमें इनकॉर्पोरेट करेगा ये N15। धीरे धीरे कई जनरेशन बाद जिनके ऑफस्प्रिंग होंगे सब में केवल N15 आ जाएगा, एंड thus we get a bacteria with a N15 labeled DNA, complete N15 labeled DNA आ गया इसका यहां पर। ना यहां प्रिपरेशन हो गया, अब फाइनली दो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है इस इकोलाई को यूज करके। तो नाउ द एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस इकोलाई जिसका 15N यानी अब रेड कलर से हम मार्क कर रहे हैं, इसको ग्रोथ मीडियम में मल्टीप्लाई करा, और जो ग्रोथ मीडियम है उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन है N14, यानी ब्लैक कलर से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। एंड इसको ग्रो करने के बाद एट डिफरेंट इंटरवल 20 मिनट के गैप के बाद यहां से बैक्टीरिया को निकालकर उसके डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करके चेक करेंगे कि उसका डीएनए हल्का है कि भारी है। हल्का हुआ यानी N14 होगा, भारी हुआ यानी N15 होगा। तो सबसे पहले शुरू वाले बैक्टीरिया का निकाल के देख लेते हैं। इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको चेक करेंगे। अब ये क्या चीज होता है भाई, डेंसिटी ग्रेडियंट, वेरिएशन इन द डेंसिटी। तो जैसे यहां पे टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन ले लिया है, और ये सॉल्यूशन जो है सीजियम क्लोराइड ले लिया है, यहां पे इसका डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेडियंट तैयार हो गया, यानी ऊपर लो है और नीचे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक ग्रेडियंट तैयार हो गया जिसको हम वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 5 6।
लेट सपोज दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज। ये ग्रेड सर्कल है और ये ट्राइंगल है, इसको इसमें डाल देंगे एंड देन इसको स्पिन करेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूज करेंगे इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। दिस इज टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें इस टेस्ट ट्यूब को यहां डाल देंगे एंड देन इसको स्पिन करेंगे एट अ वेरी हाई स्पीड। ये स्पिन करेंगे तो इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। किस पर, ये जो मिक्सचर डाला हुआ है इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। तब तक मूव करेगा जब इसका रिस्पेक्टिव डेंसिटी ना पहुंच जाए। जब ये अपने डेंसिटी के बराबर में आ जाएगा तो रुक जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा वो। ना यहां पे आप देख रहे हैं, फर्दर थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि ट्राइंगल जो है यहां पर रुक गया 4 यूनिट पर, और जो स्फीयर है, जो सर्कल है रेड कलर का, वो 5 यूनिट पर रुक गया है। इस तरह से हमने दोनों को सेपरेट कर लिया है एक दूसरे से। ये भारी है और ट्राइंगल क्या है, थोड़ा हल्का है, इसीलिए ये एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। अब ये मिक्स नहीं होंगे जल्दी और हम इसको अलग अलग निकाल सकते हैं बाहर। तो ये हो गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह से ये जो डीएनए है इसको किया जाएगा। तो जब इस डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसका बैंड जो है वो नीचे आ रहा है टेस्ट ट्यूब में, एकदम बॉटम में, क्योंकि इसका ये हैवी है। ये इसका एक एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये रिसर्च पेपर से मैंने लिया है। यहां पे आप देख रहे हो इस टेस्ट ट्यूब में, यहां 4 टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर देख रहे हैं तो ये बैंड दिखता है, ये हैवी बैंड दिख रहा है और ये लाइटर बैंड दिख रहा है। यानी ये वो डीएनए का बैंड है जिसमें नाइट्रोजन 15 है, और ये वो डीएनए जिसमें लाइटर डीएनए यानी N14 उसके अंदर नाइट्रोजन एटम है उस डीएनए में। तो दोनों का बैंड दिखता है सेपरेटली। तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का। इस तरह से हम यहां देख रहे हैं कि इस केस में नाइट्रोजन 15 वाला जो डीएनए रेड कलर का मार्क किया है ये काफी भारी है और नीचे आ गया है। इसका मतलब इसका जो डीएनए है वो इस तरह का होगा, यानी दोनों स्ट्रैंड जो है रेड कलर की, यानी N15, उसमें नाइट्रोजन एटम है। सेकंड केस में हम 20 मिनट बाद इसमें से सैंपल निकाल लेते हैं। बैक्टीरिया को निकालते हैं, उसके डीएनए को अलग करते हैं और उसके डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये बैंड यहां पर आ रहा है, ना ये नीचे है ना ये सबसे ऊपर है, यानी बीच का। बीच का माने क्या हुआ, हाइब्रिड हो गया, ये हो गया हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड है तो ये होगा कैसा भाई, किस तरह का होगा? तो इसके लिए हम जो है उन्होंने इसको पता करने के लिए कि भाई ये ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है भाई, तो उन्होंने ये बताया कि शुरुआत समय में जो बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होगा, डबल हो जाता है। 1000 अगर बैक्टीरिया डाले हैं तो 20 मिनट में 2000 हो जाएंगे, एक बैक्टीरिया से 2 हो जाएंगे, यानी ये भी 2 हो जाएगा। तो कैसे हुआ होगा, तो उन्होंने बताया, ये रिजल्ट के आधार पर बताया कि ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है, ये वाला एक और ये वाला, ये पहले एक दूसरे से सेपरेट हुए, क्योंकि उसी समय ऐसे में ही ये रिजल्ट आ सकता है। और फिर इसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए ब्लैक कलर हमारे अवेलेबल है, यानी N14 अवेलेबल है, नाइट्रोजन 14, इसीलिए हम इसको ब्लैक कलर से डिनोट कर रहे हैं। अब रेड वाला है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है मीडियम में। ये देखो, इस पे भी नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये हो गया, एक हो गया 14N और एक स्ट्रैंड इसका हो गया 15N। सिमिलरली इसमें भी एक स्ट्रैंड 15N हो गया और एक स्ट्रैंड जो है इसका 14N हो गया। तो ऐसा मिलेगा आफ्टर 20 मिनट्स। दैट इज वाई ये जो डीएनए है, ना तो ये हल्का है, लाइटर है, ना ये हैवी है इस तरह से, इसीलिए ये बैंड बीच में आया, हाइब्रिड कह देंगे इसको। तो ये डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा रिजल्ट आया। तो यहीं पे प्रूफ हो जाता है कि मेसेल्सन स्टार जो बोला है वो सही है, हाइब्रिड बनता है, वन इज पैरेंटल वन इज न्यू। ना फिर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। लेट सपोज आगे चल के इसको देखते हैं। तो आगे 40 मिनट्स बाद, तो 40 मिनट बाद ई कोलाई को निकाला,
तो बैंड्स जो दो तरह के बैंड आ गए, एक तो ये पहले वाला तो था, ये हाइब्रिड आया ही आया, एकदम दिख रहा है वैसे के वैसे, लेकिन एक उससे भी ऊपर आया, तो उससे ऊपर क्या हो सकता है, लाइटर, ये लाइटर डीएनए का हुआ। तो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे किया उन्होंने, एक्सप्लेनेशन दिया कि यहां क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट हो गए, सब यहां दोनों स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट होंगे। लेट सपोज यहां पे हम ये एक ब्लैक स्ट्रैंड इसका अलग कर लिए, एक ब्लैक स्ट्रैंड इसका अलग हमने कर लिया, राइट। रेड वाले स्ट्रैंड को भी सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि बिफोर रेप्लिकेशन स्ट्रैंड सेपरेशन होता है, एज जैसा कि वाटसन क्रिक ने बोला था, ये सेपरेट हमने कर लिया। अब नया डीएनए सिंथेसाइज होगा, तो नया डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए ब्लैक इंक हमारे पास है, यानी N14 अवेलेबल है, और कुछ नहीं, रेड हम यूज ही नहीं कर सकते यहां। तो अब ये नया बन रहा है, ये नया बन रहा है इसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इस पर भी नया डीएनए ब्लैक कलर में जाएगा, इस पे भी नया डीएनए ये ब्लैक कलर में जाएगा, या तो ब्लैक है तो ब्लैक में जाएगा ही जाएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये लाइट है, दिस इज लाइट, दिस इज लाइट, एंड दिस इज हाइब्रिड, ये है हाइब्रिड, और ये भी है हाइब्रिड डीएनए। तो इस तरह से अगले 40 मिनट्स बाद अगर सैंपल निकालते हैं तो इस तरह से दो बैंड मिलेगा, राइट, दो हाइब्रिड का और दो लाइट का, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, रेशियो बताओ तो जरा। तो अगर हम एक डीएनए से जा रहे हैं तो दो डीएनए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे इंक्रीज होगा ऑर्डर, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता है। लेट सपोज ये 1 डीएनए से स्टार्ट किए, तो 1 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 4, 4 से हो जाएगा 8, 8 से हो जाएगा 16 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई करते जाएगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उसमें ये डीएनए का अमाउंट, हम एक बैक्टीरिया में नहीं, अलग अलग बैक्टीरिया को लेके चल रहे हैं। तो अगर 1 डीएनए है तो यहां पर क्या केस में इसमें था, इसमें सारा का सारा हैवी डीएनए था, ये सारा सारा हैवी डीएनए। इसके अनुसार दो जब डीएनए मॉलिक्यूल हो गया तो 100% हमको क्या मिल रहा है, हाइब्रिड मिल रहा है। अब आगे ध्यान रखना है कि जितना भी आगे बढ़ते जाओगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है, तो आउट ऑफ एवरी टोटल डीएनए 4 में से, 8 में से, 16 में से, सब में से दो हाइब्रिड रहेंगे, देखो दो हाइब्रिड, बाकी क्या रहेंगे, लाइट रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर 4 डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं आफ्टर 40 मिनट के बाद, तो क्या पोजीशन होगा, पोजीशन ये होगा कि 2 हो जाएगा हाइब्रिड और 2 आ जाएगा लाइट, यानी रेशियो क्या हुआ, 1:1। सिमिलरली 8 होगा, अगेन 2 हाइब्रिड रहेगा, हाइब्रिड कांस्टेंट हो जाएगा, हाइब्रिड उतना ही रहेगा, 2 हाइब्रिड, एंड रेस्ट ऑफ द जो बचा क्या, 6 जो हो गया वो लाइट हो गया। तो रेशियो क्या हो गया, 1:3 का रेशियो आ गया ना। अगर 16 पहुंच जाते हैं, यानी फर्दर 20 मिनट और ऐड कर देते हैं, तो 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया, तो अगेन 2 क्या रहेगा, हाइब्रिड, एवरी टाइम हाइब्रिड की संख्या 2 रहेगा, हाइब्रिड विल बी 2 एंड रेस्ट आर लाइट। तो इसमें कितने लाइट बचे, 14 लाइट बचे। रेशियो क्या आ जाएगा, 1:7 का रेशियो आ जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन यहां इस तरह का थोड़ा कंसेप्चुअल पूछ सकता है, दूसरा बोल सकता है कि ये रिवर्स कर देते हैं भैया, कि इक्वलाई को यहां 14n रखते हैं और ये मीडियम में 15n रखते हैं, यानी यह शुरू करेंगे किससे, 14n से शुरू करेंगे, 14n से, हमारे पास मीडिया रहेगा 15n का, तो बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, यहां पे आपको इस जगह से चेंज, यहां से ठीक रहेगा, इस शुरू में ये लाइट डीएनए हो जाएगा, क्योंकि 14 डीएनए रखेंगे, उल्टा कर देंगे सब चीज को, हाइब्रिड को छोड़कर बाकी सब उल्टा कर देंगे, हैवी है तो लाइट कर देंगे, यहां लाइट है तो हैवी, लाइट है तो हैवी, लाइट है तो हैवी, बाकी हाइब्रिड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ अगर रिवर्स कर रहे हैं, लाइट को हैवी, हैवी को लाइट कर रहे हैं, तो यहां भी वही रिवर्स कर देंगे, रेशियो सेम, सारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर कोई आया तो ओके।
तो ये मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट जिसने फाइनली प्रूव कर दिया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव, यानी हाफ स्टैंड ओल्ड हाफ स्टैंड न्यू, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और ठीक इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स पे भी किए गए। उसमें एक मेन जो नाम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टेलर एंड इट्स कलीग्स। टेलर अकेला नहीं, उसके साथ में और भी भाई बंधु थे उसके। तो टेलर एंड कलीग्स इन द ईयर 1958, उसी समय उन्होंने क्या किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज किया गया। थायमिडीन जो है वो रेडियो एक्टिव यूज किया उसमें। और वो प्लांट कौन था, तो प्लांट था विसिया फाबा, जिसको फाबा बीमिस भी बोलते हैं। तो प्लांट्स पे ये एक्सपेरिमेंट करके सेम रिजल्ट ला दिया उन्होंने, बोला सही है ये सब। आगे चल के एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए और वो भी मालूम चला सेम भाई, कि वाटसन एंड क्रिक ने जो प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो सही है। तो ये वीडियो यहां कंप्लीट होता है। अब जो है रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, ये तो हो गया, मॉडल हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ये जो मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे ये डीएनए, एक डीएनए दो डीएनए में बनता है और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, क्योंकि अपने आप तो नहीं होगा, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है ये। कौन कौन से एंजाइम है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएगा। तो यहां क्लास को एंड करते हैं।